हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा आरपीसीएम। आज हम लोग क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट अपक्रियाओं को हल करेंगे जो यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी। इसमें संपूर्ण पूरे केमिस्ट्री में जितनी भी इम्पॉर्टेंट अपक्रियाएं हैं सबको हम आज देखेंगे। और सबसे पहले हम क्या रासायनिक अपक्रिया के प्रकार, फास्ट रिवीजन है और ध्यान से पढ़ना पूरा, एक ही वीडियो में केमिस्ट्री के इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएंगे, तो ध्यान से देखिएगा। 10-15 मिनट के अंदर कंप्लीट पूरे सभी अपक्रियाओं को हम आपके सामने रखेंगे। तो देखो, जो रासायनिक अपक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4। रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है? 4। योगात्मक, और दूसरा वियोजन और या विखंडन, वियोजन या विखंडन, और तीसरा विस्थापन या प्रतिस्थापन। पूरा वीडियो देखिएगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न आने वाला नहीं है बोर्ड परीक्षा के लिए में। और दूसरा क्या है? द्विविस्थापन। क्या है? द्विविस्थापन। ठीक, तो ध्यान से देखिए। इसमें सबको ऐसी अपक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक अणु एक दूसरे से जुड़कर एकल उत्पाद देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया। अर्थात C+O2 दो है, कार्बन और ऑक्सीजन जुड़कर CO2 का निर्माण करते हैं, इसलिए यह अपक्रिया कौन सी हुई? योगात्मक अपक्रिया। वियोजन मतलब एक रासायनिक एक अभिकारक का अणु दो या दो से अधिक उत्पाद के अणुओं में टूटता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को क्या कहते हैं? वियोजन या विखंडन अपक्रिया। तो जैसे CaCO3 लिए और इसको डिकम्पोज किए, तोड़ रहे हैं, तो क्या किसमें टूट रहा है? COO प्लस CO2। तो ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया हुई? वियोजन या विखंडन अपक्रिया। और तीसरी अपक्रिया क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन ऐसी अपक्रिया जिसमें अभिकारक का कोई अणु दूसरे अभिकारक के किसी अणु से एक तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है, तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया। जैसे Fe, मतलब ऐसे लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है, तो क्या होता है? ऐसे करके पेपर में आता है। तो यहाँ पर हम जो देखो, इधर ऐसे अपक्रियाएं आती हैं, तो Fe क्या है? Cu से सक्रियता श्रेणी जो धातुओं के लिए हम लिखते हैं, तो Cu से क्या है? ऊपर है, इसलिए Fe को विस्थापित करके स्वयं इसके जगह पर आ जाएगा। और क्या बन जाएगा? FeSO4, और प्लस में यहाँ से क्या निकलेगा? Cu। क्या निकलेगा? Cu। तो ये कौन सी अपक्रिया हुई? विस्थापन। और द्विविस्थापन में क्या होता है कि अभिकारक के दोनों अणुओं में से एक तत्व एक दूसरे को विस्थापित करके स्वयं एक दूसरे के जगह पर व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इस प्रकार की क्रिया को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन क्रिया। जैसे NaCl और AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया सोडियम क्लोराइड से कराते हैं, तो Na Ag को विस्थापित करके इसके जगह पर आ जाएगा, तो क्या बनेगा? Ag यहाँ पर आएगा Cl के साथ में, तो क्या बनेगा? Ag सिल्वर क्लोराइड, और प्लस में NaNO3 के पास में जाएगा, तो क्या बन जाएगा? NaNO3। तो ये 4 अपक्रियाएं मेन थी जो हमको पढ़ना था। अब इसमें से 2 अपक्रियाएं और हो जाती हैं। कौन कौन सी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? ऊष्मा शोषी और ऊष्मा क्षेपी। कौन सी? ऊष्मा शोषी ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो अपक्रिया के दौरान ऊष्मा का ग्रहण करती है, उसे हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। और तो इसका एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, CaCO3, या इसको छोड़ो, मानो वो प्रकाश संश्लेषण की जो अपक्रिया फोटोसिंथेसिस वाली अपक्रिया है, वो कौन सी अपक्रिया होती है? ऊष्मा शोषी। तो ये प्रकाश संश्लेषण में भी काम आएगा, प्रकाश संश्लेषण में भी ये काम आएगा, संश्लेषण में भी ये काम आएगा, और इसमें भी आ जाएगा। तो जैसे पेड़ पौधे क्या ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। किसकी उपस्थिति में? जब उसके अंदर क्या होता है? जल। मतलब सूखे पेड़ तो ऑक्सीजन ले नहीं सकते, हरा पेड़ होगा तो उसमें जल होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड वो ग्रहण करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करेंगे तो हमको क्या देंगे? ऑक्सीजन। और उनको क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज C6H12O6 प्राप्त होगा। अब इसको हमें बैलेंस करना है, तो 6 यहाँ पर किससे? 6 से गुणा किए, 6 दूनी 12, और यहाँ पर 6 से कर दें, और ये कितना? 6 इसको 6 से कर दें। बस ये अपक्रिया हमारी क्या हुई? संतुलित। तो यहाँ पर वर्णक है, एक वर्णक की जरूरत होती है, उसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। क्या? क्लोरोफिल। ठीक, तो ये अपक्रिया कौन सी अपक्रिया है? ऊष्मा क्षेपी शोषी अपक्रिया। और ऊष्मा शोषी इसके विपरीत
इसके विपरीत अपक्रिया कोई अपक्रिया लेते हैं, कौन सी अपक्रिया लेंगे? ये देखिए ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। कौन सी? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में जैसे मानव के में जो श्वसन होता है वो कौन सी अपक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होती है। अर्थात हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन हमारे अंदर क्या होता है तब? ग्लूकोज C6H12O6। ठीक, तो हम क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, बोलिए, प्लस H2O। अब इसको हमें बैलेंस करना है तो 6 से गुणा करो और यहाँ पर 6 से करो, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। ये अपक्रिया क्या हुई? संतुलित। तो ये क्या है? मानव में श्वसन। ये कौन सी अपक्रिया है? ऊष्मा शोषी। क्योंकि जैसे देखो हम जब श्वसन करते हैं तो ठंडे ऑक्सीजन को लेते हैं और बाहर जब निकलता है तो गर्म कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है। तो ये अपक्रिया कौन सी हुई? ऊष्माक्षेपी। कौन सी अपक्रिया हुई? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। ठीक, अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया के बाद में अब इसमें इंपॉर्टेंट अपक्रियाओं के सीरीज में पूछते हैं ऑक्सीकरण और अपचयन में। बोर्ड से आई आज क्या गलत है जो साफ नहीं हो रहा है। चलो अब देखते हैं ऊष्मा। अब यहाँ पर हम लोग ऑक्सीडेशन और क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण अपचयन। तो ऑक्सीकरण अपक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन अथवा हाइड्रोजन का जुड़ना। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का क्या होता है? निकलना। मतलब ऑक्सीजन या ऋण विद्युती का जुड़ना, हाइड्रोजन या धन विद्युती का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और इसके बिल्कुल अपोजिट होता है क्या? अपचयन। क्या होता है? अपचयन। अपचयन में क्या होगा? हाइड्रोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन और धन विद्युती जुड़ेगा और ऑक्सीजन और ऋण विद्युती निकलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। ऑक्सीकरण अपक्रिया का एग्जांपल C+O2 गिव्स आउट CO2। ये कौन सी अपक्रिया हुई? ऑक्सीकरण। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन का दहन। ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है, योगात्मक अपक्रिया। ये कई सारी अपक्रियाओं में काम कर सकता है। ठीक, और यहाँ पर अब हम लोग अपचयन में पहुंचे। CaCO3, ये जो वियोजन वाली अपक्रिया है, तो ये वियोजन वाली अपक्रिया कैसी है? ये अपक्रिया अपचयन है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन निकलेगा तो क्या बनेगा? CaO प्लस CO2। तो यहाँ पर देखिए 3 ऑक्सीजन था, यहाँ पर कितना? 1 और 2। तो ऑक्सीजन में कमी आई, इसलिए कौन सी अपक्रिया है? ऑक्सीजन निकल रहा है, इसलिए कौन सी अपक्रिया है? अपचयन अपक्रिया है। कैसी अपक्रिया है? अपचयन। और एक अपक्रिया होती है रिडॉक्स। क्या होती है? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं साथ साथ में होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स अपक्रिया। अब यहाँ पर देखिए जैसे रिडॉक्स अपक्रिया क्या होगी? जैसे H2 और फिर क्या ले रहे हैं? Cl2। H2 और Cl2 क्या बनेगा? HCl। क्या बनेगा? HCl। तो यहाँ पर देखो जब इसके साथ में इस हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ा तो क्लोरीन मतलब ऋण विद्युती का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। यहाँ पर यदि हम इससे सोचें तो क्लोरीन से देखो हाइड्रोजन जुड़ा, हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। तो इस अपक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रिया साथ साथ में हो रही है, इसलिए अपक्रिया कौन सी अपक्रिया हुई? रिडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हुई? रिडॉक्स अपक्रिया। दूसरा समझिए, यहाँ पर दूसरा हम ले रहे हैं H2 और प्लस CuO। H2 और CuO की क्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? H2O। क्या बनेगा? H2O प्लस Cu। तो ध्यान से देखो H2 से ऑक्सीजन जुड़ा का, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, ऋण विद्युती का निकलना क्या कहलाता है? अपचयन। क्या कहलाता है? अपचयन। इसलिए ये अपक्रिया कौन सी है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रही है, इसलिए कौन सी अपक्रिया हुई? रिडॉक्स अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया हुई? रिडॉक्स। अब इसमें एक और टॉपिक आता है ऑक्सीकारक और अपचायक पहचानने के लिए। तो ऑक्सीकारक और अपचायक को पहचानने के लिए जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीकारक पहचानेंगे तो जिसका ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? अपचायक। अर्थात H2 क्या हो जाएगा? अपचायक। क्या हो जाएगा? अपचायक। जिस अभिकारक अणु का ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है? स्वयं अपचायक। और जिसका अपचयन होता है तो वो क्या होता है? ऑक्सीकारक
कारक, बिल्कुल अपोजिट है, ध्यान से दिमाग में बैठा लेंगे तो गलत कभी नहीं होगा। अर्थात जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है जिस कारक अणु का, उसे हम क्या कहेंगे, अपचायक, और जिसका अपचयन हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। ठीक, तो अब ये चैप्टर लगभग कंप्लीट होगा। इसमें दो टॉपिक है, संक्षारण और विकृति गंधिता। संक्षारण में क्या होता है कि जब किसी भी धात्विक पदार्थ को लंबे समय तक रख देते हैं वातावरण में जल और नमी के संपर्क में, तो उसके ऊपर लाल भूरी परत या कोई भी अलग अलग परत चढ़ने लगती है उसकी सतह पर, और उसकी सतह पर ऑक्सीकरण होने के कारण वह क्या हो जाती है, संक्षारित हो जाती है। तो उसे हम क्या कहते हैं, लोहे पर जंग लगना या चांदी का काला होना। ये ऐसे विकृत गंधिता एक टॉपिक है। तो किसी भी खाद्य तेलीय पदार्थ सामग्री को हम लंबे समय तक रख देते हैं तो उसका स्वाद गंध बदल जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। अब इसके बाद में हमारी टॉपिक क्या आएगी, इंपॉर्टेंट ऑफ क्रियाओं की सीरीज में इंपॉर्टेंट ऑफ, इसमें इसके बाद में आएगी साबुनीकरण क्रिया। क्या आएगी, साबुनीकरण क्रिया। सिर्फ इंपॉर्टेंट क्रियाओं को चर्चा करेंगे, बाकी पूरी क्रिया आपके पास नोट्स होगा उससे देख लीजिएगा। साबुनीकरण क्रिया ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखिए, लिखने का ढंग, लिखो CH2 फिर CH और फिर क्या लिखो CH2, ठीक, और फिर OCO तीनों में OCO, C17 H35 C17 H35 C17 H35 C17 H35 और प्लस में 3 Na वो ऐसे क्रिया करा देंगे। तो देखिए यहाँ से C17 H35 CO टूट जाएगा, OH सब में जुड़ जाएगा, तो CH2 के साथ में क्या जुड़ेगा, देखो इधर OH, CH के साथ में क्या जुड़ा OH, और CH2 के साथ में क्या जुड़ा OH। इसे हम क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल। इसका प्रयोग हम लिपस्टिक और इसमें वासलीन इन सब में मतलब इसका प्रयोग करते हैं। और दूसरा देखिए, इसके साथ में क्या बनेगा, C17 H35 COO Na बनेगा। क्या बनेगा, C17 H35 COO Na। तो इसे हम क्या कहते हैं, साबुन। तो Na जब हम लेंगे यहाँ पर NaOH लेंगे तो कौन सा साबुन बनेगा, कठोर साबुन। कौन सा साबुन बनेगा, कठोर साबुन। कौन सा साबुन बनेगा, कठोर। और जब हम KOH लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, C17 H35 COO तो साबुन कौन सा होगा, मृदु साबुन होगा। कौन सा साबुन होगा, मृदु साबुन। कौन सा साबुन होगा, मृदु साबुन होगा। ठीक, अब इसके बाद में साबुनीकरण क्रिया के बाद में मिसल का बनना। तो मतलब ये तो एक टॉपिक है लेकिन रासायनिक क्रिया नहीं, लेकिन फिर भी इसको हम देखते हैं। मिसल क्या होता है, जैसे किसी भी हम डिटर्जेंट या साबुन को पानी में रख दिए, ठीक, पानी में मान लिया कपड़ा है, ये मैल के कण है। तो साबुन के हम जानते हैं दो भाग होते हैं, एक हेड वाला भाग और एक क्या होता है, पूंछ वाला भाग। हेड वाला भाग क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, और पूंछ वाला भाग क्या होता है मैल या ग्लिसरीन ऑयल तेल से चिपकता है। तो पूंछ वाला भाग ऐसे आएगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे पूंछ वाला भाग यहाँ पर आएगा, ऐसे चिपक जाएगा। क्या होगा, पूंछ वाला भाग ऐसे चिपक जाएगा, पूंछ वाला भाग ऐसे यहाँ पर चिपक जाएगा। तो ऐसे साबुन की जो संरचना बनेगी उसे हम क्या कहेंगे, मिसल संरचना। क्या कहेंगे, मिसल संरचना। क्या कहेंगे, मिसल संरचना। क्या कहेंगे, मिसल संरचना। ठीक, एक ये हुई मिसल संरचना। और इसके बाद में दो हेडिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें, दो हेडिंग इसमें इंपॉर्टेंट है। एक जिप्सम मतलब पीओपी का निर्माण, ये पेपर में आ सकता है, पीओपी का निर्माण। तो जिप्सम को हम CaSO4 × 2H2O मतलब जिप्सम ये क्या है, जिप्सम का सूत्र है। जिप्सम को हम 100 डिग्री सेल्सियस ताप अथवा 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो क्या बनता है, CaSO4 × ½ क्या बनेगा, ½ प्लस 3/2 H2O। तो ये क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रयोग हम मूर्ति बनाने में करते हैं, घरों की दीवारों को चमकाने के लिए करते हैं, चमकाने के लिए। तो ऐसे ही ये उपयोगी दो उपयोग इसमें लिख सकते हैं, मूर्तियां बनाने के लिए, प्लास्टर बांधने में, हाथ टूटने पर। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है पीओपी वाली। इसके बाद में आएगा एस्टरीकरण अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया आएगी,
एस्टरीकरण। एस्टरीकरण कौन सी? एस्टरीकरण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एस्टरीकरण अपक्रिया। तो एस्टरीकरण अपक्रिया का क्या होता है? जब CH3 मतलब COOH, ये क्या है? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल क्या है? एस्टिक अम्ल। इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल की क्रिया हम एथेनॉल, किससे? C2H5OH, ये क्या है? एथेनॉल अथवा देसी शराब, एथेनॉल। एथेनॉल से जब कराते हैं तो यहाँ पर हमको एक एस्टर बनता है। कौन सा एस्टर? CH3COO, C2H5 प्लस में H2O, वाटर निकलेगा, H यहाँ से निकलेगा और OH यहाँ से निकलेगा। तो ये हमारी H यहाँ से निकलेगा अम्ल वाला और OH यहाँ से, तो क्या बनेगा? CH3COO, C2H5, ये बना। ये क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर। क्या है? एस्टर। इसका नाम क्या होगा? एथिल एथेनोएट। IUPAC नाम इसका क्या हो जाएगा? एथिल एथेनोएट। इसकी सुगंध अच्छी होती है और तो इसलिए इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक, इसके बाद में दूसरी हेडिंग क्या आती है? प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन, ये कार्बनिक यौगिकों के अंदर जो प्रतिस्थापन क्रिया होती है ये आती है, ये बहुत का इम्पोर्टेंट है। तो प्रतिस्थापन क्रिया में क्या होता है कि जैसे मान लो हम क्या लिए? कोई भी एल्केन ले लिए। एल्कीन की क्रिया हम क्या कराएंगे? Cl2 से। किससे? Cl2 से, प्रकाश की उसकी उपस्थिति में। तो एक हाइड्रोजन इसमें निकलेगा तो क्या बनेगा? ये 4 हाइड्रोजन है, एक चला जाएगा तो कितना बचा? 3। एक क्लोरीन जुड़ जाएगा और एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन जो यहाँ से निकला है वो जुड़ के HCl बनेगा। तो ये क्या हुआ? क्लोरोमेथेन। ये क्या है? क्लोरोमेथेन। क्या है? क्लोरोमेथेन है। और फिर पुनः यदि हम इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, मतलब CH3Cl को लें, CH3Cl को लें और Cl2 से क्रिया कराएं, किसके? प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन बनेगा, CH2Cl2 प्लस HCl, ये बना। एक क्या है? 2 क्लोरो, इसलिए डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए इसका, और फिर से यदि हम डाइक्लोरोमेथेन की क्रिया फिर से क्लोरीन से कराएंगे तो क्या बनेगा? एक हाइड्रोजन निकलेगा तो एक ही बचेगा 2 में से, और ये 2 क्लोरीन है, क्लोरीन जुड़ेगा तो कितना? Cl3, तो क्या बनेगा? HCl। ये क्या है? क्लोरोफार्म। ये क्या है? क्लोरोफार्म है। क्या है? क्लोरोफार्म है। और ये निषेचक के रूप में, मतलब बेहोश करने के लिए शल्य चिकित्सा में इसका प्रयोग किया जाता है। और फिर यदि हम इसकी CH3 क्लोरोफार्म की क्रिया क्लोरीन गैस से प्रकाश की उपस्थिति में फिर से कराएं तो ये हाइड्रोजन है वो भी चला जाएगा, तो क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl। क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl। तो ये इतनी अपक्रियाएं थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, और आप इतना देखिए। और ये कहीं भी किसी भी अपक्रिया में समस्या हो तो हमारे व्हाट्सएप पर भेजिए, आपको ज़रूर हल मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा है और यहाँ पर भी लिख रहे हैं 7800060701, और आपका सोल्यूशन जरूर मिलेगा केमिस्ट्री में। आप इस वीडियो को देखिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए, और ये समझ में आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी शिक्षा के स्तर को बढ़ाइए और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।